हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, कैसे किन कंडीशंस में हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किसी भी सेल के ईएमएफ के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला जैसे किसी भी सेल का अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ईएमएफ निकालना है किसी भी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर गिवन नहीं होगी तो भी अगर ईएमएफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उस केस में हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? नर्स्ट इक्वेशन बोलती है कि इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर और किसी भी कंसंट्रेशन पे जो सेल है उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन? तो नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल। ई सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंडीशन बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेचुरल लॉग को अगर log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने वही किया कि ई सेल हमारे पास आ गया ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आर है गैस कॉन्स्टेंट, टी है टेम्परेचर और एफ है फैराडे कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी रखी? 0.0821, टेम्परेचर रखा रूम टेम्परेचर 298 केल्विन एंड फैराडे 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। तो जैसे ही हम इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0591। कितना आएगा? 0.0591। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाएगी कि ई सेल बराबर ई नोट सेल। तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई नर्स्ट इक्वेशन की कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जब हम नर्स्ट इक्वेशन निकालना सीखेंगे डेनियल सेल की इसी वीडियो में तो वहां पे क्लियर अच्छे से हो जाएगा कि एन क्या लेना है हमें, क्या होता है एन। ई सेल का मतलब क्या बताया हमने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंडीशन बराबर, और ये ई नोट सेल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो चलिए अब हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन निकालने की। अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है किसी भी सेल की तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई भी एक सेल गिवन है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक सेल गिवन है। सेल क्या है हमारे पास कि निकल सिंगल लाइन, निकल 2+ मरकरी 2+ मरकरी। हमें इसका ई सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई सेल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसकी नर्स्ट इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, चलिए वही देखते हैं। तो नर्स्ट हमें जनरल नर्स्ट इक्वेशन पता है। जनरल नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है कि ई सेल बराबर ई नोट सेल जो भी हमने निकाली माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग टू दी बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो होती है। अब हमें प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है वो चेक करते हैं, फिर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। सबसे पहला काम होता है सेल रिएक्शन लिखना। क्या होता है? सेल रिएक्शन लिखना। अब सेल रिएक्शन लिखते हैं, चलो। तो सेल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे निकल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ये +2 हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। ये ब्रिज है हमारा डबल बॉन्ड और डबल लाइन, ये ब्रिज है। और ये +2 से 0 इसका रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो सबसे पहले हम एनोड का केस लेंगे, एट एनोड। तो एनोड की जब भी हम बात करेंगे तो निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? निकल कन्वर्ट हो रहा है निकल 2+ में। इसने क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे हमारे पास क्या है? कैथोड पे Hg2+ जो है वो Hg में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हमें सेल रिएक्शन लिखनी है, जो कि हमने गैल्वेनिक सेल की वर्किंग में पढ़ा था कि सेल रिएक्शन अगर हमें लिखनी है कैसे लिखते हैं? लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, राइट को राइट साइड से। तो निकल को ऐड करेंगे, निकल प्लस Hg2+ +2 इलेक्ट्रॉन
और इसे हम ऐड करेंगे Hg प्लस निकल 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई निकल प्लस Hg2 प्लस गिव्स Hg प्लस निकल 2 प्लस। ठीक है, अब हम अपना ये जो फॉर्मूला है इसको लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट, तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ Hg, कंसेंट्रेशन ऑफ निकल 2 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ निकल और कंसेंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। जो भी प्योर सॉलिड होता है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ मरकरी कितना आ जाएगा 1 और कंसेंट्रेशन ऑफ निकल भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, जो आयन की फॉर्म में होगा उसकी कंसेंट्रेशन हम लेते हैं और जो सॉलिड फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म में होगा, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी लेंगे, 1 ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी सॉलिड फॉर्म में, निकल सॉलिड फॉर्म में, तो इनकी कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन भी 1 हो जाएगी और इसकी कंसेंट्रेशन भी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा ई सेल बराबर, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ निकल 2 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस। ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ गई इस पर्टिकुलर सेल के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन देखो, ये तो सिंपल सा सेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहे थे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे। लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिले, ऐसा सेल हमें मिले जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस में अलग हो, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस केस में एन की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे। तो चलिए उस तरह की भी एक सेल रिएक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे रिएक्शन मैंने लिख दी यहाँ पे Mg2 प्लस और ये लिख दी मैंने एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, एनोड ब्रिज कैथोड, इस तरह लिखते हैं ना ABC। तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, सेल रिएक्शन लिखना। तो सेल रिएक्शन लिखते हैं तो एनोड की बात करते हैं सबसे पहले। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Mg जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। और कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हुआ। दोनों को ऐड करते हैं तो सेल रिएक्शन हो जाएगी Mg प्लस, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एल्यूमिनियम। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो होंगे नहीं हो सकते ना, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या करना क्या पड़ेगा, अगर हम इन इक्वेशन को ऐड तब करेंगे जब दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर हमें करना है तो हम ऐसे इक्वेशन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 2 से। तो ये इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी 3Mg गिव्स 3Mg2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगी हमारी 2Al3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Al। अब ऐड करते हैं क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, दोनों साइड इक्वल हो गए। इसे ऐड करेंगे तो 3Mg प्लस 2Al3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Mg2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Al। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेल रिएक्शन 3Mg प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस गिव्स 3Mg2 प्लस प्लस 2 एल्यूमिनियम। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें तो पता है कि जैसे हम सेल रिएक्शन लिखते हैं कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, एन कितना है यहाँ पे एन हो गया 6, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। 2 3 6, एलसीएम कितना है 6, तो एन को लेंगे 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल हुए 6 हुए बैलेंस करने के बाद, तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, इस केस में तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Mg2 प्लस, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, और ये जाएगा एल्यूमिनियम, इसकी पावर आ जाएगी 2, ये 2 पावर में चला जाएगा अपॉन यहाँ पे Mg की पावर आ जाएगी 3
और यहाँ पे Al3+ की पावर आ जाएगी 2। तो इसकी पावर, ये तो 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 1। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ का क्यूब अपॉन Al3+ का स्क्वायर। तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन बनी इस सेल के लिए। तो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इस वाले सेल के लिए। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग सेल आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी एनोड की रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले, फिर कैथोड की, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है, अगर पहले से बराबर नहीं है बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद ऐड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है और सेल रिएक्शन लिख देनी है। बट ध्यान ये रखना है कॉन्सेप्ट की कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, 1 ले लेंगे उसकी कंसेंट्रेशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम बात करते हैं इसके ऊपर बनने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, कैसे हम के ऊपर बनने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सामने आपके गिवन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इतना। देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है हमने, तो कॉपर CuSO4 में, ठीक है। तो कॉपर जो है हमारे पास, ये कॉपर को जैसे हम डिप करेंगे तो ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। हमें इसका ई सेल निकालना है, इस रिएक्शन का ई सेल निकालना है, ठीक है। तो ई सेल कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। हमें ये भी तो हो सकता है कि कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने दे रखा है कि कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, रिएक्शन हमने लिख दी। अगर हमें इसका ई सेल नहीं बताना है तो ई सेल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ई सेल निकालने का तरीका हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, यही तो आ जाएगी। और कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे हम, कॉपर की कंसंट्रेशन हम लेंगे 1, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। तो ई सेल हमें निकालना है, तो ई नोट सेल हमें दे रखा है 0.34, और इस 0.059 को हम 0.06 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, और 0.06 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.03, लॉग 1 अपॉन कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। तो हमारा ई सेल आ गया 0.34 माइनस 0.03, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.31 वोल्ट हमारा ई नोट सेल आ जाएगा। इस तरह से हमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, वो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक हमने इतना क्लियर कर दिया है कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, कैसे किसी नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब यहाँ पे हम कॉपर, निकल, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगी कंडीशन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूं कि नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का केस आता है तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, जैसे हम लिखते हैं लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर की टर्म से, रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, ठीक है। प्रेशर किसमें, वो भी एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन ही लेंगे, यहाँ पे हम इसकी प्रेशर लेंगे। और ध्यान रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में हाइड्रोजन का प्रेशर गिवन नहीं होगा तो हमें 1 atm लेना है। वैसे तो गिवन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अगर गिवन नहीं है प्रेशर ऑफ गैस न्यूमेरिकल में, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना ले लेना है, 1 एटमॉस्फेयर ले लेना है। क्लियर हुआ। तो इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे नर्स्ट इक्वेशन को प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि 2H+
2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 में गेन हो रहे हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लॉग, तो प्रेशर से, क्योंकि ये गैस है तो इसका प्रेशर लेंगे, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, लेकिन ये थोड़ा ना गैस है H प्लस, ये थोड़ा ना गैस है तो इसकी तो कंसंट्रेशन ही लेंगे, तो H प्लस, क्योंकि ये तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो ये H प्लस और इसकी पावर कितनी है, कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 आ गया। इसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ध्यान रखना है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि ई सेल बराबर कितना फॉर्मूला आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन एच प्लस का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखना है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में भी तो गिवन हो सकती है कि H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाफ H2 दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन तो क्या हमारा नस्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे इस फॉर्मूले की तो क्या वो अलग आएगी, हमारा आंसर अलग आएगा न्यूमेरिकल में। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1 ही आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इसकी पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये तो 1 होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 और लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो उसके इसमें फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, इस तरह लिखी हो या इस तरह, अगर हम उनकी नस्ट इक्वेशन निकालते हैं और आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा ही सेम आएगा। ठीक है। अब हमें पता है कि जहां भी H प्लस की बात होती है वहां पे pH अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात होगी, लॉग H प्लस की बात होगी, वहां पे pH अपने आप ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे pH के टर्म में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन हम जरूर करके देखेंगे इसके ऊपर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है और उस केस में नस्ट इक्वेशन होगी तो कंसंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन नहीं होगा तो कितना लेना है, 1 एटमॉस्फेयर लेना है। तो इस तरह से हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूले बन जाते हैं नस्ट इक्वेशन के। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे बनता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। तो सेल दे रखा है H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब H प्लस से H2 में, तो इसके लिए हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इतना। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, क्योंकि हाफ H2 तो नहीं है ना, H2 है, तो ये हमने लिख दी H2 और ये H प्लस। तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल, फर्स्ट वाला केस है जो भी हमने पढ़ा, माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग, ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू 1 होगी और ई सेल हमें गिवन है कितना, ई सेल हमें गिवन है माइनस का 0.30, ठीक है, और ये ई नोट सेल तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ई नोट सेल कितना होता है, 0 होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नोट सेल होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे भी ई नोट सेल कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग इतना, और ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 0.0591 लॉग इतना। तो हमेशा ध्यान रखना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये भी 0 हो जाएगी टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.0591 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.03 और लॉग 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 3 बन जा, 3 10 जा चला जाएगा, तो इट बिकम्स 10 बराबर लॉग लॉग 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम इसको लॉग अगर इधर जाएगा तो लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर बराबर एंटी लॉग 10, ठीक है। एंटी लॉग 10 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 10, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H प्लस का ये H प्लस ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है, या अगर हम H प्लस को +2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10, क्योंकि इनवर्स है ना, तो ये अगर 10 टू द पावर 10 को नीचे लेके आएंगे तो 10 टू द पावर -10 बन जाएगा, ठीक है। तो H प्लस का स्क्वायर 10 टू द पावर -10, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर -5, ठीक है, कैंसिल कर दिया स्क्वायर से स्क्वायर। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू द पावर -5, और हमें पता है हमें pH निकालना है और pH होता है माइनस लॉग H प्लस,
यही तो होता है माइनस लॉग एच प्लस। तो पी एच बराबर माइनस लॉग 10⁻⁻5 और log x टू द पावर y कितना होता है, log x टू द पावर y log x, log 10 की वैल्यू 1 होती है और माइनस माइनस प्लस, तो pH आ गया हमारे पास 5। तो इस तरह से हम pH निकाल सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि इसी तरह से हम पे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, कभी pH निकालने के लिए बोलते हैं, कभी pH गिवन होगा और H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पे अगर हमें रिलेशन बताना है, यहाँ पे हमें किसके बीच में रिलेशन बताना है, यहाँ पे अगर हमें ई सेल और पीएच के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे रिलेशन। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, अगर ये वाली लेनी है इक्वेशन तो ये हो जाएगी नर्स्ट इक्वेशन, अगर ये वाली लेनी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.0591/2 log 1/h प्लस का स्क्वायर। तो या तो ये वाली नर्स्ट इक्वेशन ले या ये वाली ले सकते हैं, माइनस 0.0591/1 log 1/h प्लस। तो हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली, क्योंकि ई नोट सेल तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। तो हमने लिखा ई सेल बराबर माइनस 0.0591/n, एन की वैल्यू 1 है, log 1/h प्लस। और हमें ये मालूम है कि माइनस 0.0591 इंटू, अगर ये h प्लस को हम ऊपर लेके जाते हैं तो log का साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना है। अगर हम नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाते हैं तो log का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ई सेल बराबर माइनस 0.0591 इंटू, और माइनस log h प्लस किसके बराबर होता है, pH के बराबर। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल और pH में एक ये भी रिलेशन होता है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। हमें डायरेक्टली गिवन होता है कि pH इतना है और ई सेल बताओ कितना होगा, तो डायरेक्टली जो pH है उसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और हमारा क्या निकल जाएगा, ई सेल निकल जाएगा। लेकिन ये केस किसके लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किसी भी डेनियल सेल की किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, और ई सेल और pH के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी और ई नोट सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और साथ ही साथ ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे।